नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में जो 508 करोड़ के नामजद आरोपी थे, उनके बारे में एक खबर जो चर्चा में फिर से एक बार आ गई कि सीबीआई ने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ईओडब्ल्यू ने जो 4 मार्च 2024 को भूपेश बघेल को नामजद आरोपी बनाया था, जिन 21 आरोपियों के नाम थे वही 21 के 21 सीरियल सीबीआई के एफआईआर में भी है। वो तारीख 4 मार्च 2024 को थी, ये जो नई तारीख आई है वो 18 दिसंबर 2024 की है। फर्क इतना है कि इस बार सीबीआई की एफआईआर को सोशल मीडिया में वायरल होना बताया जा रहा है। दरअसल इस मामले में हमने गहराई से पड़ताल की है, पहले भी कई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आज कुछ नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर आया हूं महादेव सट्टा वाले उस मामले में जहां प्रदेश के मुखिया रहते भूपेश बघेल के ऊपर बेहद गंभीर आरोप है। आजाद भारत में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के मुखिया के ऊपर सट्टा गैंग को संचालित करवाने, उन्हें संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। छोटा मोटा आरोप नहीं, 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने के गंभीर आरोप लगे थे। ये आरोप एफआईआर की शक्ल में वैसे तो 17 मार्च 2024 को उजागर हुए थे, लेकिन इससे काफी पहले 2 सितंबर 2023 को जब भारतीय जनता पार्टी का आरोप पत्र जारी हो रहा था विधानसभा चुनाव के पहले, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में वो आरोप पत्र जारी करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। मेरे हाथ में ईओडब्ल्यू की एफआईआर की वो कॉपी है जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें 6वें नंबर पर भूपेश बघेल का नाम लिखा हुआ है और एक दूसरी कॉपी भी आप देख सकते हैं जिसे सीबीआई की एफआईआर बताया जा रहा है। 21 नाम इसमें भी हैं, 21 नाम पुरानी वाली एफआईआर में भी हैं। 6वें नंबर पर तब भी भूपेश बघेल थे और सीबीआई वाली एफआईआर में भी भूपेश बघेल ही 6वें नंबर पर हैं। भूपेश बघेल ही नहीं बल्कि 21 के 21 नामों का वही सीरियल है, वही नाम है जो ईओडब्ल्यू के एफआईआर में दर्ज थे, वही नाम सीबीआई के एफआईआर में दर्ज हैं। उन 21 नामों में रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सतीश चंद्राकर, भूपेश बघेल, नितेश दीवान, सौरभ चंद्राकर, अनिल अग्रवाल, विकास छापरिया, रोहित गौलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल दम्मानी, भीम सिंह यादव, हरी सिंह तिब्रेवाल, सुरेश बागड़ी, सुरेश चौखानी और आखिरी में अज्ञात ब्यूरोक्रेट, अज्ञात अधिकारी और अज्ञात जो नाम लिखे थे, उन अज्ञातों के चेहरों से अब नकाब हटाया जा रहा है। तारीख 26 मार्च 2025 को जब भूपेश बघेल के घर पर महादेव सट्टा वाले मामले में सीबीआई की छापेमारी हुई थी, तब यह गहराई से समझने वाली बात यह है, जब साल भर पहले ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम दर्ज कर लिया था, तो 1 साल बाद क्यों छापेमारी पड़ रही है? इसका कारण बड़ा ही स्पष्ट है। दरअसल महादेव सट्टा वाले मामले में 5 लेयर में आरोपी काम कर रहे थे। सबसे पहले लेयर में हमारे राजनेता, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की संलिप्तता बताई गई। दूसरे लेयर में जिसे रखा गया है वो है आईजी, एसपी और इसी स्तर के बड़े अधिकारी, और तीसरी लेयर में एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी। चौथी लेयर में पुलिस के आरक्षक और हवलदारों का नाम था और 5वें लेयर में वो आरोपी जो कि सरकारी अधिकारी नहीं थे लेकिन सट्टे का पैनल संचालित करवा रहे थे। ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी ने आखिरी की 5वीं लेयर और चौथी लेयर पर तो काम किया, लेकिन तीसरी और दूसरी के अलावा पहली लेयर तक नहीं पहुंच पाए थे। सीबीआई ने सीधे पहली लेयर में पहुंचकर भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की और कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भी आरोपी बनाया। 4 राज्यों में जो 60 ठिकानों पर 26 मार्च को एक साथ छापेमारी हुई थी, वहां एडिशनल एसपी रैंक के संजय ध्रुव, अभिषेक माहेश्वरी जैसे अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी हुई। अब जो एक नई बात सामने आ रही है वह यह है कि एक एसपी रैंक का अधिकारी 164 में सरकारी गवाह बनने को तैयार है। वो फरियाद कर रहा है कि मुझे जेल न भेजा जाए। जेल भेजने में वही हाल हो सकता है जैसे कि रानू साहू का हुआ, समीर बिश्नोई का हुआ। बड़े बड़े अधिकारी थे जिन्हें गलतफहमी थी कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। भूपेश बघेल सरकार के जमाने में इनकी तूती बोला करती थी। कोयला घोटाले वाले मामलों में इन्होंने
इन्होंने जिस तरह की प्रॉपर्टियां बनाई और इनके ठिकानों से कई कई किलो सोना मिला, दर्जनों प्रॉपर्टियों के कागजात मिले। ऐसे ही दुर्ग के एक आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव जो खूब रील बनाया करते थे, बड़े ही साफ सुथरे लगा करते थे, इनकी ओर से दावा किया जाता था कि 13 साल तक ये मनोचिकित्सक के रूप में काम करते रहे। लेकिन इनकी मनोदशा को क्या हो गया था जो आज सीबीआई इनके यहाँ छापेमारी कर रही है। इनके बारे में एक खबर चल कर आई है, ये सीबीआई से गुहार लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इन्हें सरकारी गवाह बना दिया जाए। ये खबर कितनी सही है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस बात की चर्चा सरेआम हो चुकी है। हालांकि लोग नामों का खुलासा नहीं कर रहे थे, आज मैं वो नाम भी बताऊंगा और उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि कहने को तो सफेद पोश थे, लेकिन जनता के बीच जनता के लिए काम करने का दावा करते हुए काली करतूत में लगे थे। महादेव सट्टा के माध्यम से देश और समाज को बर्बाद करने के लिए, खासकर भारत के भविष्य युवाओं को शॉर्टकट में खूब सारा पैसा दिलाने का लालच देकर एक तरफ से हमारे देश के साथ ही गद्दारी कर रहे थे। ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी की कार्रवाई को आधार बनाकर सीबीआई महादेव सट्टा वाले मामले में आगे बढ़ रही है। जैसा कि इस फाइनल रिपोर्ट में लिखा है, काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसके तहत रायपुर में 5, बिलासपुर में 4 और सरगुजा में 3 मामले दर्ज हुए थे। इस तरह से सीबीआई कुल 12 रजिस्टर्ड मामलों की जांच कर रही है। एक एक कर जो पढ़ते उतरते जा रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद भी क्या कुछ नौकरशाह महादेव सट्टा के प्रभाव में आ गए थे या क्या वे पुराने नेताओं के प्रभाव में थे जिनकी अब सरकार नहीं रही। सीबीआई जांच में अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। गहराई से पड़ताल के बाद कुछ बेहद चौंकाने वाली अंदर खाने की जानकारी हमारे पास आई है। ढेर सारे दस्तावेज हैं हमारे पास। मैंने खुद बारीकी से उस फाइनल रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिस पर सीबीआई अब आगे बढ़ रही है। सीबीआई की 26 मार्च की छापेमारी के बाद कई नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। कई सफेद पोश अधिकारी जिन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई थी, उन्हें लग रहा था कि मैं दूर के रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी बना लूंगा। घर के नौकर और ड्राइवर के नाम पर जो प्रॉपर्टियां बनाई गई उसके बारे में पूरी जानकारी सीबीआई को मिल चुकी है। अब कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, तैयारी गिरफ्तारी की हो रही है। बड़े बड़े अधिकारी अब थर-थर कांप रहे हैं। बीती 26 मार्च को छत्तीसगढ़ के जिन चर्चित ठिकानों पर छापेमारी हुई थी उनमें सबसे पहला नाम तो भूपेश बघेल का आता है, देवेंद्र यादव का आता है, विनोद वर्मा का आता है। इसके अलावा वो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जिनमें रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस आरिफ शेख, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी, प्रशांत त्रिपाठी के अलावा 2 टीआई, 1 एएसआई और 2 आरक्षकों के यहाँ छापेमारी हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिन बड़े बड़े चेहरों के यहाँ छापेमारी हुई उसके बारे में ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी को सब कुछ पता था, तभी तो उनका नाम 19 जुलाई 2024 की अंतिम रिपोर्ट में था, तभी तो उनका नाम 4 मार्च 2024 को दर्ज एफआईआर में था। लेकिन छापेमारी नहीं हो रही थी, पूछताछ नहीं हो रही थी। अब छापेमारी भी हो रही है, पूछताछ भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब तो किया था, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी। अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो 4 बड़े आईपीएस पर सबका ध्यान है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आनंद छाबड़ा का, जो छत्तीसगढ़ के 2 बार इंटेलिजेंस चीफ रह चुके थे। मूलतः पंजाब के रहने वाले, महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा में एसपी रह चुके थे और दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में ये आईजी भी रह चुके थे। आप सोचिए 2 बार प्रदेश के आईजी इंटेलिजेंस यानी गुप्तचर की वो सारी जानकारी इनके पास होती थी। ये आरोपी है महादेव सट्टा वाले मामले में ये मंथली पेमेंट लिया करते थे, ऐसा आरोप जांच एजेंसियों ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ लगाया है। अब इस दूसरे चेहरे पर अब गौर करें, अभिषेक पल्लव, इसे तो कौन नहीं जानता, काफी जाना पहचाना चेहरा रहा। ये खूब रील बनाया करते थे, लोगों का खूब मजाक उड़ाया करते थे। छोटे छोटे तो आरोपी पकड़ लेते थे, लेकिन बड़े आरोपी इनकी जद में नहीं आ सके। आज अभिषेक पल्लव खुद आरोपी हैं। नक्सल एरिया में एसपी रहे, जांजगीर के बाद दुर्ग और कवर्धा में एसपी रहे। अच्छे खासे मनोचिकित्सक का उनका काम चल रहा था। मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने के बाद ये आईपीएस बन गए और आज महादेव सट्टा मामले में आरोपी हैं। हो सकता है कल को ये कोई सरकारी गवाह बन जाए, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तीसरा नाम आता है आरिफ शेख का। ये ईओडब्ल्यू और एसीबी के चीफ रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार पकड़ना, आर्थिक मामलों में जांच करना,
करना इनकी जवाबदारी थी। इनके कार्यकाल में महादेव सट्टा न केवल फला फूला बल्कि आरोप पत्र के अनुसार ये भी तगड़ा माल मंथली के रूप में लिया करते थे। मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पहले मणिपुर कैडर, उसके बाद छत्तीसगढ़ कैडर में आए, कई जिलों के एसपी रहे, विवादों से इनका पुराना नाता रहा। इसके अलावा एक और चेहरे को आप गौर से देखिए, ये है प्रशांत अग्रवाल, ये मूलतः छत्तीसगढ़ के ही हैं, कई जिलों के एसपी रहे, भिलाई से इनका गहरा संबंध रहा। जांच में एक बात सामने आई है कि इनका साड़ू भिलाई में एक इंडस्ट्रीज है, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं, बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट हैं, कई फैक्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, इसकी भी जांच हो रही है। प्रशांत अग्रवाल के बारे में कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी हम तक भी आई है, हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं। जांच एजेंसियों से लगातार संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन आईपीएस अधिकारियों को गलतफहमी हो गई थी कि ये कानून से ऊपर हो गए हैं, बार बार मेट्रो सिटी जाते थे, लाखों रुपए का बिल बनाते थे, हवाला के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता था, वो सारे सबूत मिल चुके हैं। सीबीआई की पड़ताल में पता चला है कि महंगे महंगे होटलों में ठहरने वाले आईपीएस पेमेंट खुद नहीं करते थे, बल्कि उनका बिल पेमेंट रायपुर से होता था। वे कई मॉल और शोरूम में जाते थे जहां 2 से 5 लाख की खरीदारी यूं ही कर लिया करते थे। इन चालाक अधिकारियों के नाम पर बिल तो बना, लेकिन पेमेंट कहीं और से हुई। यही इनकी होशियारी मात खा गई। वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उन्होंने जो मोबाइल खरीदा उसकी भी पेमेंट कहीं और से हुई। सीबीआई को यह सारी जानकारी मिल चुकी है। कॉल डिटेल के माध्यम से ढेर सारे सबूत मिले हैं। सीबीआई को जांच में दुबई कनेक्शन की जानकारी मिली कि मोटी रकम हवाला के जरिए कोलकाता आती थी, उसके बाद वो पैसा छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाता था। हवाला के पैसे को मुख्य तौर पर निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, रितेश यादव और राहुल वक्ते सप्लाई किया करते थे। वो पैसा बड़े अधिकारियों और नेताओं पर जाकर बंटता था। अंदर खाने की हम वही जानकारी दे रहे हैं जिससे जांच प्रभावित ना हो। वैसे हमारे पास ढेर सारी जानकारियां हैं, ढेर सारे दस्तावेज हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी कांग्रेस के कई पदाधिकारी साफ तौर पर संलिप्त थे। खुलेआम महादेव सट्टा के पहला जगह जगह चल रहे थे। वैसे तो आज भी ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जाने कौन से गेमिंग ऐप को सट्टे का रूप दे दिया जाए, ये कह पाना या दावा कर पाना बहुत मुश्किल है। इस पर जहां तक अंकुश की बात है तो न केवल महादेव सट्टा बल्कि ढेर सारे ऐसे नए ऐप आ गए हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे ऐप में कहीं ना कहीं एक नाम जो कॉमन है वो है सौरभ चंद्राकर। आप अपनी स्क्रीन में उन नामों को देखें, उन ऐप को देखें जो अभी भी संचालित हैं। महादेव बुक के अलावा रेड्डी अन्ना, रेडी क्लब, सीबीटीएफ ऑनलाइन बुक, बेटा भाई बुक, फेयर प्ले, सुपरवीन, आप जिन नामों को देख रहे हैं उनके बगल में उनके संचालकों के भी नाम आप पढ़ सकते हैं। सभी में सौरभ चंद्राकर शामिल है। इनकी सीबीआई जांच कर रही है। इसके अलावा विनबद, जन्नत बुक, महाकाल बुक, राजवीर ऑनलाइन बुक, लोटा 365, लेजर बुक, कोहिनूर बुक, अप्पा बुक, अलीबाबा बुक, येलो यार एसडी बुक और लायन बुक, इनके ढेर सारे संचालक हैं और उन ढेर सारे संचालकों के साथ सौरभ चंद्राकर सभी में शामिल है। इसके अलावा स्काई एक्शन, diamondx.com, D247.com, WU777.com। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर यह सट्टे का धंधा अभी भी फल फूल रहा है। इसके विरुद्ध आम जनता से एक बात उठकर आती है कि केंद्र से लेकर राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले अपने आरोप पत्र में लिखा था कि हम आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जब नए नए ढेर सारे ऐप सामने आ रहे हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, लगभग ये काम असंभव लगता है, क्योंकि इंटरनेट और गेमिंग ऐप की दुनिया में कुछ भी संभव है। यदि आज की तारीख में एक ऐप पर यदि बैन किया जाए तो हो सकता है मिलते जुलते नाम से दूसरा डोमेन ले लिया जाए या दूसरा ऐप शुरू हो जाए। इस पर अंकुश लगाने के लिए इनके आरोपियों को, खिलवाने वालों को, खेलने वालों को कानून के रास्ते उल्टा लटका कर सीधा किया जाए, यही एक उचित माध्यम लगता है और इस पर सिस्टम फिलहाल काम कर रहा है। सीबीआई जिस गहराई से पड़ताल कर रही है, हमें उम्मीद है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। देश और समाज ने जिन्हें सम्मान दिया, ऊंचा ओहदा दिया, वर्दी दी, सफेद पोष बनाया, वो लालच में आ गए। सब कुछ तो था, नाम, पैसा, सम्मान, शोहरत, लेकिन लालच बुरी बला है। भूपेश बघेल को भी शायद कोई गलतफहमी थी, उनके करीबियों को भी गलतफहमी थी। शायद यही कारण रहा होगा कि भूपेश बघेल ने बीती 24 अगस्त 2024 को दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला को एक सभा के दौरान साफ तौर पर गुंडा कह दिया था। ये बहुत प्रसिद्ध स्कूल है
वो यौनाचार के शिकायत मिले हैं, लेकिन एसपी ऐसे धमका दे रही शिकायत कर बैठे देख ले, मतलब सबले बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। दरअसल ये वो दौर था जब भूपेश बघेल को ये यकीन हो गया था कि उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। दुर्ग वही स्थान है जहां से महादेव सट्टा संचालित होता रहा। दुर्ग जिले से कहीं आगे महादेव सट्टा को जिन जिन राजनेताओं ने आगे बढ़ाया था उनमें भूपेश बघेल का नाम सबसे आगे आ रहा है। इतना सब जानने समझने के बाद भी हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना गलत लोग ही राजनीति में हावी रहेंगे और राजनीति ना की बदनाम होती रहेगी। राजनीति बुरी नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।